हेलो गाइस, किरण एजुकेयर में आपका स्वागत है। अभी तक अपन ने बात की अध्याय फर्स्ट, जिसमें प्रारंभिक और परिभाषाएं थी। अध्याय सेकंड, नगरपालिका का गठन और शासन, जिसमें धारा 3 से लेके धारा 50 तक है। अपन अध्याय सेकंड पढ़ रहे हैं। सेकंड में आज धारा पढ़ेंगे धारा 11 से लेके 20 तक। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? धारा 3 में नगरपालिका का परिसीमन पढ़ा। धारा 4 में अनुपयुक्त प्रावधानों से छूट पढ़ी। धारा 5 में स्थापना पढ़ी। धारा 6 में संरचना पढ़ी। धारा 7 में नगरपालिका की समयावधि पढ़ी और धारा 8 में शासन पढ़ा कि शासन, नगरपालिका का शासन किसमें निहित होगा। 9 में पढ़ा वार्डों का विभाजन और 10 में पढ़ा वार्डों का निर्धारण। ठीक है, अपन ने ये धाराएं 10 तक कंप्लीट कर ली थी। आज बात करते 11 से लेके 20 तक। धारा 11 में क्या है? नगरपालिका के लिए निर्वाचन की बात कही गई है। ठीक है, तो जो नगरपालिका के निर्वाचन का सभी जो भी है निर्देशन, उनका नियंत्रण कौन करेगा? नगरपालिका के चुनाव से रिलेटेड राज्य निर्वाचन आयोग। नगरपालिका और पंचायती राज के चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया MP MLA वगैरह के चुनाव करवाते हैं। ठीक है, तो नगरपालिका के निर्वाचन से सारी रिलेटेड सारा नियंत्रण किसके अंडर रहेगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन के। अब देखते हैं कि ठीक है, निर्वाचन हो गया, लेकिन निर्वाचन होने के बाद की पदावधि से पूर्व अगर नगरपालिका समाप्त हो जाती है तो अब मैंने बताया था कि विघटन की तारीख से 6 माह में चुनाव हो जाएंगे, नए चुनाव। ठीक है, ये बताया था। और अगर कि 6 माह से मतलब यूँ मान लो 4.5 साल बाद में नगरपालिका का विघटन हो जाता है, 5 साल का कार्यकाल है, तो अगर पदावधि में 6 माह से भी कम बचा है तो नए चुनाव नहीं करवाएंगे या निर्वाचन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब निर्वाचन से रिलेटेड अधिसूचना कौन जारी करेगा? निर्वाचन से रिलेटेड अधिसूचना राज्य सरकार जारी करेगी और कर्मचारी उपयुक्त राज्य सरकार उपलब्ध करवाएगी निर्वाचन आयोग को, सारे कर्मचारी। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 11 में निर्वाचन से रिलेटेड है नॉर्मली कि स्टेट इलेक्शन कमीशन सारा चुनाव करवाएंगे। अगर चुनाव पदावधि से, नगरपालिका की पदावधि से पहले समाप्त हो जाता है तो 6 माह में चुनाव करवाएंगे। अगर 6 माह से कम ही बचा है तो फिर चुनाव करवाने की क्या ज़रूरत है? अगले चुनाव सबका एक साथ ही हो जाएगा। अधिसूचना राज्य सरकार जारी करेगी और कर्मचारी उपलब्ध राज्य सरकार करवाएगी निर्वाचन आयोग को। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं धारा 12। धारा 12 में है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन खुद तो करेगा नहीं कि निर्वाचन वहाँ खुद करवाएगा, यहाँ नगरपालिका में आके, नगर परिषद में आके। तो ये इनका कार्यों का प्रत्यायोजन, मतलब कार्य का डिलीगेशन या कार्य किसे सौंपेगा? राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग उप निर्वाचक आयुक्त और राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव को इस काम के लिए सौंपेगा। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों का प्रत्यायोजन की बात 12 में की गई है। उप निर्वाचक आयुक्त को और राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव को ये प्रत्यायोजन सौंपेगा। अभी वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? श्री राजेश्वर सिंह है और निर्वाचन आयोग के सचिव है राजेश वर्मा। निर्वाचन आयोग के सचिव है राजेश वर्मा और आयुक्त है श्री राजेश्वर सिंह। अब बात करते हैं उसमें धारा 11 में निर्वाचन की बात हो गई। अब प्रत्यायोजन 12 में प्रत्यायोजन की बात हो गई। अब 13 में करेंगी प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना। ठीक है, वोटर लिस्ट तो तैयार करनी पड़ेगी। तो वोटर लिस्ट तैयार कौन करेगा? वोटर लिस्ट तैयार करेगा ERO। ERO क्या होता है? निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नामावली तैयार की जाएगी। अब ये ERO कौन है? ERO है कि इसकी नियुक्ति राज्य सरकार के परामर्श से राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना कि परामर्श तो राज्य सरकार से परामर्श तो लेंगे, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग नियुक्ति करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य सरकार वो ERO की नियुक्ति करता है या राज्य निर्वाचन आयोग? तो निर्वाचन आयोग करेगा। अब है ERO है, वो नामावली तैयार करने के लिए अन्य व्यक्तियों को भी नियोजित कर सकता है, एक से तो होगी नहीं। ERO कौन होता है? ERO होता है कि
जैसे एसडीओ स्तर का अधिकारी होता है, एईआरओ। और राज्य निर्वाचन आयोग क्या करेगा, एक तो ईआरओ की नियुक्ति करेगा और एक सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी की नियुक्ति करेगा सहायता के लिए। एईआरओ जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार इन सबको नियुक्त कर सकता है। ठीक है, तो अपने इसमें इतना ही पढ़ा है निर्वाचक नामावली में कि वोटर लिस्ट तैयार कौन करेगा, ईआरओ करेगा। ईआरओ और उसकी सहायता के लिए एईआरओ होंगे। इन दोनों की नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार के परामर्श से राज्य निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, अब है कि जो भी वोटर लिस्ट है, अपने को पता है कि एक नगर पालिका में बहुत सारे वार्ड होते हैं, तो एक व्यक्ति एक से अधिक वार्डों में नाम नहीं जुड़वा सकता और ना ही एक वार्ड में एक से ज़्यादा बार नाम लिखवा सकता है। ये तो अपने को पता ही है कि वोटर लिस्ट में नाम एक ही बार आएगा। ऐसे नहीं थोड़ी होता है कि अपन 2-2 3-3 बार वोट दे के आ जाएं। ठीक है, अब है पंजीकरण। किन किन का नाम होगा, योग्यता क्या है, 18 साल का होना चाहिए, 1 जनवरी से पहले 18 साल का होना चाहिए और वार्ड का निवासी होना चाहिए। तो वही तो वोट देगा वार्ड में जो वार्ड का निवासी होगा। अब देखते हैं कि वार्ड में निवासी एक स्थायी तौर पे भी होते हैं, एक अस्थायी। वार्ड में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, तो कौन इसका निवासी हो सकता है वार्ड का, कौन निवासी नहीं है। ठीक है, ये देखते हैं कौन वोट दे सकता है, कौन वोट नहीं दे सकता। ठीक है, अब बात करते हैं निवासी। अब मान लो एमपी और एमएलए हैं, उस वार्ड के सदस्य हैं, पदेन सदस्य अपन ने बोला था, परंतु वार्ड से बाहर रहते, वार्ड में तो रहते ही नहीं है, लेकिन उनका अगर वोटर लिस्ट में नाम है तो वो निवासी हैं, निवासी समझे जाएंगे। वार्ड से बाहर रहते हैं फिर भी निवासी समझे जाएंगे। ऐसे जैसे कोई दूसरे शहर में दूसरी जगह नौकरी कर रहा है, लेकिन वो उस वार्ड का तो है ही, तो वोटर लिस्ट में अगर उसका नाम है तो वो सदस्य समझा जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग बाहर नौकरी करते हैं लेकिन चुनाव के टाइम आते हैं ना गाँव, वो वाली चीज़ है। अब निवासी कौन नहीं है, निवासी एक तो जैसे कोई वार्ड है, वार्ड में अस्थायी तौर पे कोई जॉब लगा हुआ है, वो उस वार्ड का है ही नहीं। जैसे कोई कितने वार्डों में, यूँ मान लो कि किसी का 5 वार्डों में प्लॉट है, वो मकान है, प्लॉट ले रखे हैं, तो क्या वो हर वार्ड में वोटर लिस्ट में नाम तो लिखवाएगा नहीं। तो मतलब कब्जा व स्वामित्व हो, मतलब किसी घर पे कोई घर लिया हुआ है, उसकी रजिस्ट्री है या उस पर स्वामित्व है उसका, तो वो निवासी नहीं समझा जाएगा केवल मकान होने पे। जैसे होटल, हॉस्टल का, जेल में रहने वाले लोग, वार्ड में जेल भी तो हो सकती है, आ सकती है किसी वार्ड में, तो वहाँ होटल हॉस्टल में जितने भी लोग रहते हैं या उस वार्ड में वोट देते हैं, नहीं, वार्ड में वोट है वो नहीं देंगे, वो निवासी नहीं होंगे। और एक है मानसिक रोगी, इसको निवासी नहीं समझा जाएगा, ये वोट नहीं दे सकता। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा धारा 11 में नगर पालिका के लिए निर्वाचन पढ़ा। ठीक है, वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा। धारा 12 में कार्यों का प्रत्यायोजन करेगा राज्य निर्वाचन आयोग। और 13 में निर्वाचक नामावली या वोटर लिस्ट की बात की गई, कौन है कौन नहीं है, कौन निवासी है, कौन मामूली तौर पे निवासी है। ये मामूली तौर पे यही है, होटल हॉस्टल और कारावास वाले। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 14। यूँ मान लो कि निर्वाचक नामावली में किनका नाम नहीं हो सकता या अयोग्य कौन है निर्वाचक नामावली के लिए, एक जो भारत के नागरिक नहीं है वो नहीं होगा, या फिर न्यायालय द्वारा किसी को विकृत घोषित किया गया है, या फिर किसी का भ्रष्ट आचरण पाया गया है निर्वाचन में, तो इनको वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। इनका नाम वोटर लिस्ट से तुरंत हटा दिया जाएगा अगर लिखवा दिया गया है तो। अगर मान लो ये निर्हरता या जो अयोग्यता है इसको हटा दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल है कि ऐसे कर दिया जाए कि विकृत है वो अब वोट दे सकता है, तो पहले उसका नाम हटाया गया था, तो निर्हरता को अगर हटा दे तो वापस तुरंत इसका नाम वापस जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट ऐसे कर दे कि विकृत अब वोट दे सकते हैं, तो पहले उनका नाम हटाया गया था तो तुरंत उनका नाम जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अयोग्यता की बात किसमें की गई है, वोटर लिस्ट की अयोग्यता की बात की गई है धारा 14 में। ये अपने से रिलेटेड है, जैसे निर्वाचक नामावली में अपना ही तो नाम होता है, जो अपन वोट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, वो वाली चीज़।
फिर है धारा 15। धारा 15 में है मिथ्या घोषणा करना। यूँ मान लो कोई वोटर है, वो अलग अलग वार्डों में नाम लिखवा दे, या फिर एक वार्ड में 2 बार नाम लिखवा दे, या फिर कुछ चालाकी कर जाए, तो इसके लिए क्या है कि 1 साल का कारावास, 1 साल के कारावास की सज़ा मिलेगी और जुर्माना है 2000 से 5000 तक, या फिर दोनों हो सकते हैं। मतलब कोई झूठी घोषणा करता है या झूठी अफवाह फैलाता है तो उसके लिए है धारा 15, 1 साल का कारावास या 2000 से 5000 तक जुर्माना। अब देखते हैं धारा 16। 16 में है CEO, 17 में है DEO। एक साथ याद करनी है, CEO और DEO। CEO मुख्य निर्वाचन अधिकारी, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? वही बात है कि राज्य सरकार के परामर्श से राज्य निर्वाचन आयोग इसकी नियुक्ति करेगा। इसका कार्य क्या है? CEO का कार्य है कि वही निर्वाचक नामावली की तैयारी करनी है, पुनरीक्षण जांच करनी है, पर्यवेक्षण करना है, पुनरीक्षण करना है और पर्यवेक्षण यानी जांच करनी है, और स्टेट इलेक्शन कमीशन के निर्देशों का ये पालन करेगा। वही तो इसके ऊपर वही तो होंगे, स्टेट इलेक्शन कमीशन ही तो होगा। ठीक है, तो CEO की नियुक्ति कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है, राज्य सरकार के परामर्श से। और ये सारे मतलब जो भी है चुनाव से रिलेटेड सारी तैयारी CEO को करनी होती है। वही काम जिले में DEO का है। ठीक है, तो अभी देखते हैं DEO की नियुक्ति है, वही राज्य सरकार के परामर्श से स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा प्रत्येक जिले में की जाती है। यूँ है कि जिले में एक DEO हो सकता है या एक से अधिक DEO की नियुक्ति की जा सकती है। कार्य है कि इसके ऊपर स्टेट इलेक्शन कमीशन उनके निर्देशों का पालन करेगा और CEO के निर्देशों का भी पालन करेगा DEO। ठीक है, तो धारा 16 और 17 में 16 में CEO, 16C से स्टार्ट हो रहा है, 16S और वैसे ही CEO, और 17 में DEO, ये वाली है। तो अपन ने देखा कि धारा 11 में अपन ने देखा कि निर्वाचन की बात की गई है, 12 में प्रत्यायोजन है, 13 में वोटर लिस्ट है, 14 में है कि वोटर लिस्ट में कौन शामिल नहीं हो सकता, 15 में है कि जो झूठी अफवाह फैला देता है या झूठा नाम जुड़वा देता है, फिर 16 में CEO और 17 में DEO। अब बात करते हैं धारा 18। अब है धारा 18 में है कि ये सारे अकेले CEO DEO तो चुनाव करवा नहीं सकते, तो स्थानीय प्राधिकारियों के वहाँ पर उनके कर्मचारी उपलब्ध कराया जाना। स्थानीय प्राधिकारी होते हैं, उनके कर्मचारी स्टाफ उपलब्ध करवाया जाना। स्टाफ उपलब्ध कौन करवाएगा? उपलब्ध करवाएगा स्थानीय प्राधिकारी वहाँ का। जैसे नगर पालिका से कुछ लोग आ सकते हैं, पंचायती राज से आ सकते हैं, जैसे स्कूलों में लगे हुए वहाँ के लोग, स्टाफ आ सकता है स्कूल का। ठीक है, तो ये सब आते ही हैं चुनाव में। पुलिस से रिलेटेड आ सकते हैं लोग। तो वहाँ का स्थानीय प्राधिकारी है वो CEO के कहने पर, किसके कहने पर? CEO के कहने पर ERO पे अभी अपन ने पीछे पढ़ा था, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है, को कर्मचारी उपलब्ध करवाएंगे। किसको करवाएंगे? ERO को करवाएंगे, लेकिन किसके कहने पे? CEO के कहने पे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि वह स्थानीय प्राधिकारी है वो CEO के कहने पर ERO को कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, धारा 19 में क्या है कि जो भी कर्मचारी या स्टाफ, जो भी अधिकारी जो चुनाव में लगा हुआ है, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन में डिपुटेशन पे समझे जाएंगे। ये ठीक है, किस में समझे जाएंगे? स्टेट इलेक्शन कमीशन में डिपुटेशन पे समझे जाएंगे। अब धारा 20 में है कि अगर स्टाफ को लगाया गया है वो कर्तव्यों का अपना सही तरीके से पालन नहीं कर रहा है, तो अगर ड्यूटी में लापरवाही कर रहा है तो क्या होगा? 3 माह से 2 साल तक की सज़ा होगी। अभी अपन ने पीछे देखा था कि वोटर लिस्ट में अगर मिथ्या घोषणा करता है धारा 15 में, तो वहाँ था 1 साल की सज़ा और 3000 से 5000 तक जुर्माना। और यहाँ ड्यूटी में कोई लापरवाही करता है तो 3 माह से 2 साल की सज़ा और 1000 से 2000 रुपये का जुर्माना या दोनों लग सकते हैं। अब देखते हैं कोई कर्तव्यों का उल्लंघन करता है तो वो जो कोर्ट होता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन, CEO, DEO की शिकायत के बिना स्वतः संज्ञान नहीं लेता। जो जैसे अपन पॉलिटी में पढ़ते हैं वैसे न्यायालय जो कोर्ट है वो शिकायत करने पे ही कुछ ना कुछ कार्यवाही करेगा, ऐसे नहीं करेगा। ये बात है। तो अपन ने पढ़ा धारा 11 से लेके धारा 20 तक। ठीक, एक बार मैं वापस रिवीजन करवा देती हूँ। धारा 11 में क्या है
अपने पढ़ा धारा 11। धारा 11 में है नगर पालिका का निर्वाचन। निर्वाचन की बात की गई है। धारा 12 में प्रत्यायोजन की बात की गई है। ठीक है, कार्य का प्रत्यायोजन। धारा 13 में अपन ने पढ़ा वोटर लिस्ट। धारा 14 में अपन ने पढ़ा जो कि वोटर लिस्ट में अयोग्य कौन है, उनकी अयोग्यता क्या है। धारा 15 में मिथ्या घोषणा, कोई झूठी घोषणा फैला दे या वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाए। धारा 16 और 17 को एक साथ याद करेंगे, सीईओ और डीईओ। सीईओ डीईओ की नियुक्ति स्टेट इलेक्शन कमीशन और राज्य सरकार के परामर्श से सीईओ डीईओ की नियुक्ति स्टेट इलेक्शन कमीशन करेगा। 18 में स्टाफ उपलब्ध करवाएगा। स्टाफ 19 में जो भी स्टाफ है वो डेपुटेशन पे समझे जाएंगे। किसमें? स्टेट इलेक्शन कमीशन में। और 20 में है कि फिर भी वो ड्यूटी की लापरवाही कर रहा है तो सज़ा कितने है? 3 माह से 2 साल और 1000 से 2000 रुपये का जुर्माना। और जो भी कोर्ट है वो स्वतः संज्ञान नहीं लेगा, केवल केस करने पे या बिना शिकायत के। शिकायत कौन करेगा? या तो स्टेट इलेक्शन कमीशन करेगा या सीईओ करेगा या डीईओ करेगा। इनके बिना कोर्ट कोई संज्ञान नहीं लेगा। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा। कल अपन पढ़ेंगे धारा 21 से लेके धारा 30 तक। जल्दी ही अपना जो अध्याय है सेकंड वो कंप्लीट हो जाएगा, जो इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और ये है अपन 50 कंप्लीट होने पर अपन अध्याय का पूरा रिवीजन करेंगे और इसके PYQ करेंगे। मैं आपको ऑथेंटिक सोर्स से ही पढ़ा रही हूँ एक्ट, और मैंने बूस्टर की क्लास भी ली हुई है, उसकी क्लास से पढ़ा हुआ है अच्छे से। सिरेमिक की मैंने अच्छे से बुक पढ़ी हुई है, तो मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ा रही और बिल्कुल सही तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। वैकेंसी जस्ट आने वाली है 1-2 महीने में, तो अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, कल पढ़ेंगे अपन धारा 21 से लेके धारा 30 तक। थैंक यू।